हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रात बहुत अंधेरी थी, बरसात का मौसम था। शाम से ही पानी बरस रहा था। रात को थोड़ा थमा। डॉक्टर अविनाश अभी अपने नर्सिंग होम में ही थे कि मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, नीलू के पापा को अटैक पड़ा है। उधर से उनके पेशेंट सेठ रामलखन की पत्नी कौशल्या देवी थी। अरे कितनी देर हुई? अभी प्लीज जल्दी आइए। जो टेबलेट लेते थे वो मैंने दे दी है, लेकिन हालत ठीक नहीं है। हम लोग अपने रामनगर के फार्म हाउस वाले मकान में हैं। फार्म हाउस पर? डॉक्टर अविनाश चौंक कर बोले। वहाँ क्या कर रहे हैं? फार्म हाउस शहर से 20 किलोमीटर दूर था। असल में यहाँ काम भी था तो आ रहे थे। बच्चों की घूमने की इच्छा थी तो पिकनिक मनाने के लिए सभी चले आए। वापस आने वाले थे कि पानी बरसने लगा। थोड़ा थमा तो इनकी तबीयत खराब हो गई। प्लीज जल्दी आइए। ठीक है। डॉक्टर साहब ने जल्दी से दवाई, उपकरण वगैरह जरूरी सामान बैग में रखा और बाहर आकर कार निकाली। ड्राइवर को उन्होंने 1 घंटे की छुट्टी देकर कहीं भेजा था। उसका उन्होंने फोन मिलाया तो मिल ही नहीं पाया। अपने आप ही ड्राइव करके ले गए। देर नहीं की जा सकती थी। आधे घंटे का सफर था। शहर की आबादी के बाहर पहले लगातार खेत, फिर एक बहुत बड़ा आम का बाग पड़ता था जो शायद 5 एकड़ के विस्तार में था। सड़क के दोनों तरफ घने घने पेड़ दिन में तो बड़े सुहावने लगते थे, पर इस समय बड़े भयानक लग रहे थे। वो आधे घंटे बाद रामलखन के कमरे में थे। उन्होंने उनका चेकअप किया, फिर बोले, अरे अब तो यह बिल्कुल ठीक है। हाँ, यही तो आश्चर्य मुझे भी लग रहा है। कौशल्या बोली। अविनाश को कॉफी पिलाओ भाई। कौशल्या जैसे ही हटी, रामलखन ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया और आतंकित स्वर में बोले, अविनाश, आज मैंने नंदिनी को देखा। नंदिनी को? बुरी तरह चौंक पड़े डॉक्टर अविनाश। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही खिड़की पर ही तो थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? डॉक्टर साहब गहरी सोच में डूब गए। उसके बाद घबराहट में मेरी ऐसी हालत हो गई। कौशल्या ने समझा अटैक पड़ा है। डॉक्टर साहब ने सांत्वना में उनके कंधे थपथपाए। डोंट वरी, ज्यादा काम में तुम्हारा दिमाग थक गया है, तभी उल जलूल विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं। यह दवाई लो, आराम करो। अच्छा, अब चलता हूँ। कौशल्या बाहर तक छोड़कर चली गई। कार अब वापस उनके घर की तरफ दौड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में थी। कई प्रश्नों ने उनके दिमाग को जकड़ रखा था। उनकी कार आम के बाग में आई तो एकाएक उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक युवती को देखकर ब्रेक लगाए। किर्र की आवाज के साथ कार बिल्कुल उसके पास ही जाकर रुकी। उन्होंने कहना चाहा कि क्या मेरी ही कार के नीचे आकर मरना है, पर वो दिखाई ही नहीं दी। कहीं गिर तो नहीं पड़ी? उन्होंने चारों तरफ देखा, पर जहां तक हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी वह कहीं दिखाई नहीं दी। वो आश्चर्य के सागर में गोते लगाते हुए फिर कार में बैठ गए। हाय अभी, खनकती आवाज सुनकर जैसे ही मुड़कर उन्होंने पीछे वाली सीट पर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई और फिर वो बेहोशी के आगोश में डूबते चले गए। प्रातःकाल की चहल पहल ये मनहूस खबर भी लेकर आई कि डॉक्टर अविनाश लापता हो गए हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर शिखा और पुत्र अमर सेठ रामलखन के फार्म हाउस पर पहुंचे, लेकिन वहां से यहां तक उनकी कार और उनका कोई निशान नहीं मिला। हर परिचित संबंधी के यहाँ खोज खबर करने के बाद आखिरकार रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी इंस्पेक्टर विपिन बेहद चुस्त कर्मठ और ईमानदार होने के कारण रिश्वतखोर अधिकारियों और ले देकर मामला रफा दफा करने वालों की आंख में बेहद खटकता था। लेकिन वो जिस मामले में घुसता उसकी तह तक पहुंचकर ही दम लेता था। वही इंस्पेक्टर अविनाश के मामले में विवेचना कर रहा था। रामलखन से पूछताछ करने के बाद अब उनके यहाँ आया था। शिखा से पूछताछ करने के बाद उनके बेटे अमर से पूछताछ की। फिर उनके सामान की छानबीन करनी चाहिए जिससे कुछ क्लू मिल सके। शिखा ने बताया कि उनके स्टडी रूम में एक अलमारी है जो उन्होंने कभी खोलने नहीं दी। उसको भी बड़ी उत्सुकता रहती थी कि आखिरकार क्या है जो छूने नहीं देते, पर उन्होंने कसम दे दी थी इसलिए कभी खोली नहीं। लेकिन आज उनके गायब होने पर उसको खोलना आवश्यक हो गया था।
अलमारी को खोला गया। उसमें लाल जगमग करता कीमती दुल्हन का जोड़ा रखा था। उसमें पूरा मैचिंग श्रृंगार, चूड़ियां आदि सामान रखा था। जैसे ही वो उन्हें उठाकर देखने लगा, उसे एक डायरी दिखाई दी। डायरी खोली तो उसमें एक अत्यंत खूबसूरत लड़की की फोटो रखी थी। विपिन ने शिखा को दिखाकर कहा कि वो फोटो किसका था। शिखा ने बताया कि उसने कभी उस लड़की को देखा भी नहीं। विपिन ने डायरी और फोटो अपने पास रख ली और कोई काम की चीज नहीं मिली। रात को विपिन ने डायरी खोली। पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्यार का वादा जो उसने मुझसे किया कि मरकर भी निभाएगी, और मैंने उससे कि कोई ना होगा उसके सिवा मेरे जीवन में, और मैंने तो निभाया पर उसने नहीं। आज भी हूं मैं उसके इंतजार में। थोड़ी सी डायरी पढ़ते ही वो सीधा होकर बैठ गया और फिर उसमें डूबता ही चला गया। अब उसके मन प्राण कहीं और ही उड़कर जा चुके थे। चंबा की खूबसूरत वादियों में छोटा सा गांव जैसे स्वर्ग का टुकड़ा था। हरियाली से हरी, फूलों से भरी घाटियां, कल कल छल छल बहते छोटे छोटे पहाड़ी झरने, जब नीचे आकर कंकड़ पत्थरों से गुजरते सफेद स्वच्छ फेनिल जल को छोटी नदी का रूप दे देते, तो उस चंचल गति से भागती नदी की गति से गति मिलाती नंदिनी वन कन्या की तरह ताजे खिले महकी हवा में झूमते फूलों की ताजगी चुराती नंदिनी। अविनाश के दिलो दिमाग पर जादू और नशे की तरह यह नाम छाया था। कुदरत की खूबसूरती का आनंद उठाने वाले सैलानियों की तरह वो भी यहाँ आया था। डॉक्टरी पढ़ने वाले का हृदय तो कवि और चित्रकार था। नंदिनी का बापू गाइड था। सैलानियों से मिलने वाले रुपयों से उनका खर्च चलता था। अविनाश का गाइड बीमार हो गया तो उसकी बेटी नंदिनी उसको घुमाने ले आई थी। अविनाश उसको देखते ही पहले ही नजर में दिल हार बैठा था। वो किसी जगह का वर्णन करती तो उसकी बातें अविनाश के कानों में ही नहीं पहुंचती। जल तरंग सी मधुर मन के तारों को झंकृत करती उसकी आवाज को सुनता, उस स्वप्न सुंदरी के रूप में खोया उसके पीछे पीछे चलता रहता। उसने अपने प्यार का इजहार करने में देर नहीं लगाई। नंदिनी को विश्वास नहीं हुआ। जिसको देखते ही वह मर मिटी थी, वह उसके सामने प्रेम याचना कर रहा था। अब दूर दूर एकांत की पहाड़ियां उनके मिलन की साक्षी बनने लगी थी। अविनाश ने उसको शहरी ढंग से हाय हेलो कहना सिखा दिया था। अब वो हाय अभी कहती तो उसका मुग्ध प्रेमी कैप हाथ में लेकर एक हाथ सीने में रखकर थोड़ा झुककर मुस्कुराकर जिस अदा से उसका अभिवादन स्वीकार करता, वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। 10 दिनों की छुट्टी यूं हवा में उड़ गई थी कि पता ही नहीं चला। अब दोनों ही इतने करीब आ गए थे कि जाने कितने ही कस्में उन्होंने मरने और जीने की खा ली थी। चलने का समय आने पर अविनाश नंदिनी के बापू के पास गया था, नंदिनी का हाथ मांगने। इतने दिनों में उसने नंदिनी के साथ साथ उसके बापू और आसपास के लोगों का भी दिल जीत लिया था। वह तो खुश हो गए थे, पर चलते चलते नंदिनी इतना दुखी हो गई कि वह 2 दिन और रुक गया। जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसको लेने उसका दोस्त रामलखन आ पहुंचा। जाते जाते वह नंदिनी से वादा करके गया था कि अपने मम्मी पापा से शादी की बात करेगा। उनको दिखाने के लिए उसने नंदिनी की फोटो खींची थी। नंदिनी ने बड़े अरमानों के साथ बताया था कि वो दुल्हन का कैसा जोड़ा और कैसी चूड़ियां लेना चाहती हैं। अविनाश ने वादा किया था कि वो सब चीजें उसको दिखाने और पसंद करवाने के लिए लेकर आएगा। घर जाने पर उसने अपनी मम्मी पापा को फोटो दिखाया। वो फोटो देखकर बहुत खुश हुए। कोई कमी तो थी ही नहीं, बस इकलौते बेटे की शादी करनी थी, वो भी इतनी अच्छी बहू। सपनों में खोए अरमानों का मेला दिल में बसाए अविनाश और उसके मम्मी पापा ने बड़ी उमंग से दुल्हन का जोड़ा खरीदा था। उसने सोचा था कि एकदम से जाकर नंदिनी को चौंका देगा। जब वह नंदिनी के द्वार पर पहुंचा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वहां कोई नहीं था, आसपास भी कोई कुछ नहीं बता पाया था। इतना ही पता चला कि नंदिनी गायब हो गई थी। कोई शहरी था उसके साथ चली गई है। इकलौती बेटी के ऐसे कदम से और बदनामी के गम में उसका बापू पागल हो गया था। अब वो इधर उधर घूमता रहता है। टूटे दिल से हारे हुए जुआरी की तरह वो वापस आ गया था। उसका तो दिल टूट गया था। जान से बढ़कर जिसको चाहा उसने ऐसा क्यों किया। वो सारा सामान उसने अलमारी में बंद कर दिया था और फिर अपना सारा जीवन अपने हॉस्पिटल में लगा देने का फैसला किया। पर माँ बाप ऐसा कैसे होने देते। उन्होंने डॉक्टर शिखा से रिश्ता करना चाहा। उनके जोड़ देने से वो शिखा से मिला तो वो हैरान रह गया। शिखा ने किसी और से प्यार किया था
और अपना तन मन समर्पित कर धोखा खा बैठी थी। प्यार की निशानी लिए तन और टूटा हुआ मन लेकर जीने की हिम्मत नहीं रह गई थी। उसे ढेर सारी नींद की गोलियां खाने से अविनाश ने बचा लिया था। अब दोनों का जीवन वीरान था। उसका जीवन बचाने के लिए उसने शिखा से शादी कर ली थी। उसके बेटे अमर को अब बाप का नाम मिल गया था। पिछले साल मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अब तक समर्पित भाव से किए गए काम से शिखा और अविनाश का नर्सिंग होम नामी हॉस्पिटल बन चुका था। डायरी खत्म हो चुकी थी। विपिन सोच विचार में डूबा था। सवेरे जब विपिन ड्यूटी पर पहुंचा तो उसके लिए खबर तैयार थी। सेठ राम लखन घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती थे। राम लखन से मुलाकात करके वो शिखा के पास आया और कहा, चलो मेरे साथ चलो अविनाश को लेने। क्या पता चल गया उनका? शिखा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, विपिन ने जवाब दिया। विपिन शिखा के साथ चंबा के उसी गांव में जा रहा था जहां से एक कहानी शुरू हुई थी। 8 वर्षीय अमर को उसके नाना नानी के यहाँ पहुंचा दिया गया था। सफर जारी था और उसी के साथ साथ विपिन की सोच विचार का सफर भी जारी था। विपिन राम लखन से पूछताछ करने 2 बार जा चुका था। पहली बार ही उसे राम लखन का चरित्र संदेहास्पद लगा था। आगे वह कुछ कदम उठाता उससे पहले ही वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। वहां राम लखन उसे बहुत खस्ता हाल, आतंकित, बदहवास हालत में मिला था। उससे पूछने पर जो कहानी पता चली वो इस प्रकार थी। अविनाश जब घर वापस नहीं पहुंचा तो उसके मम्मी पापा ने उसके दोस्त राम लखन को भेजा था। राम लखन ने वहां पहुंचकर उस रमणीक पर्वतीय अंचल की मनोहर रंग भूमि में मेनका सदृश नंदिनी का रचा प्यार का मोहक स्वप्न संसार देखा तो पल भर के लिए वो हतप्रभ रह गया। और उसी पल अविनाश नंदिनी के सुख संसार को जैसे राहु की क्रूर दृष्टि के विषधर ने डस लिया। उसके मन में अत्यंत गहरी ईर्ष्या का उदय हुआ और वो अविनाश के स्थान पर स्वयं को स्थापित कर नंदिनी के सपने देखने लगा। दूसरे दिन राम लखन अविनाश के साथ चला गया था, पर उसी पल से वो रात दिन नंदिनी को हासिल करने के ख्वाब देखने लगा था। वो इसी उधेड़बुन में लगा रहता था। कोई समाधान न निकलने पर उसने एक अत्यंत कुटिल योजना बना डाली। 2-3 दिन बाद वो हड़बड़ाया हुआ नंदिनी के घर पहुंचा और अत्यंत घबराए हुए वह रो देने वाले स्वर में उसने बापू को बताया कि अपने अविनाश का एक्सीडेंट हो गया है और वह नंदिनी नंदिनी पुकार रहा है। मुझे आप लोगों को लाने के लिए भेजा गया है। नंदिनी को यह सुनकर जैसे होश ही नहीं रहा। उसके बापू ने अपने जीवन भर की जो भी जमा पूंजी थी वक्त बेवक्त जरूरत के लिए साथ रख ली और नंदिनी को लेकर राम लखन के साथ चल दिया। राम लखन ने शहर के बाहर रामनगर गांव के अपने फार्म हाउस में ले जाकर उन्हें रोका। यह पूरा समय नंदिनी को युवों के समान लगा था। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी और पूछ रही थी कि कहाँ है अविनाश? अरे रुको तो सही, थोड़ा सुस्ता लो, खा पी लो, फिर हॉस्पिटल में चलते हैं। उसकी टाल मटोल से नंदिनी आशंकित हो उठी थी। इस एकांत में फार्म हाउस में जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, कुछ अनहोनी होने पर वो क्या करेगी? उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी थी, पर कर भी क्या सकती थी? वो विश्वास में मारी गई थी। राम लखन ने उसके बापू को नशीला शरबत, बढ़िया खाना पीना दिया था। वो ऐसे सोया था कि पास में घंटा घड़ियाल बजाने पर भी वो जागने वाला नहीं था। अब राम लखन के सामने कोई बाधा नहीं थी। वो नंदिनी के पास पहुंचा। नंदिनी के मन में घृणा का सागर लहरा रहा था। उसने मन ही मन अपना फैसला कर लिया था। राम लखन ने उसके बापू की जमा पूंजी पहले ही हथिया ली, फिर नंदिनी की इज्जत पर हाथ डालना चाहा। राम लखन ने यहाँ उसको समझने में भारी भूल कर दी थी। जो नंदिनी फूलों की तरह कोमल थी, उसने अपने प्यार के सिवा किसी के बारे में सोचा तक नहीं था। और राम लखन की हवस का शिकार कैसे हो सकती थी? उसी नंदिनी ने अपने मन को पत्थर की तरह कठोर कर लिया और अपने प्यार की पवित्रता के लिए अपनी जान पर खेल गई। वो फार्म हाउस से भाग निकली और थोड़ी दूर पर स्थित तालाब में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। पीछे पीछे भागता आ रहा राम लखन देखता ही रह गया। अभी तक उसके सामने की जीती जागती सुंदरी अब लाश के रूप में उसके सामने पड़ी थी। उसका नशा उतर गया था और डर के मारे पसीने से नहा उठा। उसी अंधेरी रात में उसने तालाब के किनारे गहरा गड्ढा खोदा और लाश को गाड़ दिया और फार्म हाउस में लौट आया। सवेरे नंदिनी के बाबू की नींद खुली तो गजब का अभिनय करते हुए राम लखन ने कोहराम मचा डाला कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गई। उसे विश्वास नहीं हुआ और राम लखन पर झपट पड़ा कि बता मेरी बेटी का क्या किया तूने। राम लखन ने उसे धक्का दिया जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वो अपने गांव के बाहर पड़ा था।
उसका सब कुछ लूट चुका था और अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। कहते हैं अतृप्त कामनाएं लिए किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी बेचैन आत्मा मंडराती रहती है। 9 साल बाद राम लखन के बीबी बच्चे पिकनिक मनाने फार्म हाउस पर पहुंचे। उन्होंने तालाब के किनारे उसी जगह पर धमा चौकड़ी मचाई जहां नंदिनी को दफनाया गया था। एकांत सुनसान स्थान में इंसानी दखलंदाजी से उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठी थी। उसी रात में वो राम लखन को दिखाई दी थी। उसके बाद अविनाश को सड़क पर मिली और अविनाश को चंबा के अपने संसार में ले गई। अब राम लखन से प्रतिशोध बाकी था। दूसरे दिन 2 मंजिले पर सो रहे राम लखन ने नंदिनी को अपने कमरे में देखा तो वह बुरी तरह से डर गया। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, पर मैंने तो तुमसे जान की भीख मांगी ही नहीं थी। कहते कहते वो राम लखन की गर्दन पर शिकंजा कसने लगी तो उसकी सांस घुटने लगी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी गर्दन छुड़ाई और भागा, पर आत्मा से भागकर कहां जाता। आगे बालकनी थी, पीछे मौत। आतंक की वजह से उसने वहीं से नीचे के लिए छलांग लगा दी। धड़ाम जोर की आवाज से वह नीचे गिरा। सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सभी दौड़े आए और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दहशत की वजह से सारी कहानी उसने इंस्पेक्टर विपिन के सामने उगल दी। अविनाश एक आत्मा के साथ था। विपिन इन बातों को नहीं मानता था, पर एन केन प्रकारेण उसे अविनाश को जीवित लाना था। उसने महातांत्रिक ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया। उन्होंने कहा, ये सच है कि अकाल मृत्यु में अधूरी कामनाओं के कारण आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। इंसानों की तरह आत्माएं भी दुष्ट और भली होती हैं। भले इंसानों के पुण्य एकाएक नष्ट नहीं होते तो उनकी आत्मा भी अकारण किसी को नहीं सताती। वहां के लिए चलो, मैं भी चलता हूँ। अविनाश ने जो भी सामान उसके लिए खरीदा था वो सब ले चलना। उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए जो अनुष्ठान करना होगा उसमें उसकी पसंद वाली सारी चीजें अर्पित करनी होगी। झटके से कार रुकी। विपिन अपनी सोच के दायरे से बाहर आ चुका था। कुदरत का फैसला कहिए या नंदिनी की निर्दोष आत्मा का हाहाकार कि उसका बापू सबसे पहले सामने आया। शायद अपनी बेटी की बेगुनाही सुनने के लिए विधाता ने उसे ठीक कर दिया था। अविनाश ने कार में हाय अभी कहती नंदिनी को जैसे ही देखा वो सम्मोहित हो गया था। अब उसकी कार विगत में छूट चुके अधूरे प्रेम कानन की तरफ फर्राटा भर रही थी। समय का अंतराल खत्म हो चुका था। जहां से वो नंदिनी से अलग हुआ था फिर वहीं पहुंच गया था। वही घाटियां थी, वही नदी, झरने, फूल, सब कुछ वही था। वही एकांत की पहाड़ियों पर उनका घंटों बैठे रहना। गले में बाहों का हार डाले नंदिनी कह रही थी कि शादी का जोड़ा चूड़ियां लाना, मैं पहनकर देखूंगी। उसकी आंखों के सामने दुल्हन का जोड़ा लहराया। उसने देखा कि कई लोग खड़े थे। शिखा के हाथ में जोड़ा था। ज्योतिषाचार्य ने मंत्र पूरी जल को छिड़क कर घेरा बनाते हुए कहा, नंदिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है। तुमने जिस प्यार के लिए अपनी जान दे दी, अब क्या उसकी जान लेकर अपने उस बलिदान को व्यर्थ कर दोगी? तब तो तुम्हारा प्यार बदनाम हो जाएगा, स्वार्थी कहलाएगा। आत्मा और इंसान का मेल नहीं होता है। तुम्हारा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। नंदिनी रो पड़ी। सिसकते हुए अपने कपड़े ले लिए। अगले क्षण सबने देखा, जगमगाते कपड़ों में दुल्हन के लिबास में नंदिनी खड़ी थी। आंसुओं से झिलमिलाती आंखों से उसने अविनाश से कहा, मेरे बापू का जिम्मा आपका है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो गई। सभी लोग वहां से शहर वापस आए। खबर मिली कि राम लखन की मौत हो चुकी थी। नंदिनी का प्रतिशोध पूरा हो चुका था। फार्म हाउस वाले तालाब के किनारे अविनाश ने नंदिनी का विधि विधान से दाह संस्कार किया। जलती चिता से एक ज्योतिपुंज निकला और आकाश की ओर उठता हुआ चला गया। अविनाश ने नम आंखों से उसे विदाई दी। अब नंदिनी के घर की जगह एक शानदार गेस्ट हाउस बना हुआ है जिसका नाम है नंदिनी भवन। इसमें एक अत्यंत सजे हुए कमरे में एक खूबसूरत लड़की की आदम का तस्वीर लगी हुई है जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, प्यार का वादा उसने मरकर भी निभाया। उसके बारे में कई कहानियां फैली हुई है जिन्हें सैलानी सुनते हैं उसे देखने जरूर आते हैं। कुछ ऐसी कशिश है उस तस्वीर में जो सबको बरबस खींच लाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।